नमस्कार दोस्तों, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक वो शुष्क कृषि चल रहा था, उसमें जो लास्ट टॉपिक था वो अपना लगभग कंप्लीट हो चुका था। इसमें जो हमने पहले देखा था वो इरिगेशन अपना कंप्लीट हो गया, वीड भी जो अपना टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, और जो ड्राई फार्मिंग था वो इसमें लगभग कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा टॉपिक है उसको अपन बाद में कवर कर लेंगे। आज अपन देखेंगे कि जो क्रॉप्स है, अपनी जो फसलें चलती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फसलों की अपन बात करें एक्चुअली यहाँ पर, तो देखिए जो फसलें हैं, फसलें इनको अपन कहते हैं क्रॉप्स। ठीक है ना, क्रॉप्स। देखिए जो फसलें हैं, अपन 12th के बेसिस पर यदि बात करें तो इसमें जो फसल है वो 8 नंबर का रहेगा। अपना जो मार्किंग है वो कितने नंबर का रहेगा दोस्तों? 8 नंबर का रहेगा। इसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा में, ठीक है ना। जैसे अपन 2020 की बात करें तो उसमें आपके एक आलू आया था और एक सरसों, ठीक है ना। फसलों में जो क्वेश्चन आपके आए थे उसमें एक तो आलू का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, और एक था आपके सरसों से, सरसों। पहले ये क्या था कि ये 6 नंबर के था, जो लेशन था वो कितने नंबर का था? 6 का। बट अब कितने का हो गया है? 8 नंबर का हो गया। अब क्या है कि जो पोर्शन था आपको 50% इसमें कम कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए आज अपन बात करेंगे कि जो फसलों का जो बेसिक है, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है, इसको जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अपन फसलों की बात करें तो जैसे 11th क्लास में भी अपने हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में फसलें जो मेनली है वो ओलेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, मेडिसिन प्लांट है। और 12th के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर फसलें आती हैं, खाद्यान्न हो गई, तिलहन हो गई, दलहन हो गई, ठीक है ना। तो इन सभी की अपन 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फसलों की बात करें तो देखो जो जेट के 12th के बाद आप तैयारी करते हो जेट की, आईसीआर की, बीएचयू की, ठीक है ना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, डबल एओ हो गया, एओ हो गया, और आपकी जो बैचलर डिग्री होती है, मास्टर डिग्री होती है, वहाँ तक ही ये पोर्शन आपके रहता है। तो अधिकतर क्या होता है कि 12th के बेसिस पे यदि इसको अपन कवर कर लेते हैं तो आगे जब अपन टेस्ट की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर अपने को कोई क्रिएट प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखिए आज अपन जो इसमें कवर करेंगे वो जो बेसिक है अपना वो कवर करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स आती है। क्रॉप्स में देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर खाद्यान्न फसलें। कौन सी फसलें आती हैं यहाँ पर? खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न को अपन और क्या कहते हैं? अनाज वाली फसलें। किस नाम से डिफाइन करते हैं? अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलें, ठीक है ना। इसको अपन कहते हैं सीरियल क्रॉप्स। क्या कहते हैं बच्चों? सीरियल क्रॉप्स के नाम से इनको डिफाइन करते हैं। अब देखिए इसका जो अपन कहना चाहिए कि जो सभी फसलें उनका एक साथ अपन यहाँ पर कवर करने की इनको कोशिश करेंगे। तो देखिए कौन कौन सी फसलें हैं, सबसे पहले अपन ये देखते हैं इसमें। तो इसमें आती है मेनली गेहूं। कौन सी आ गई बच्चों यहाँ पर? गेहूं आ गई, गेहूं। इसके अलावा आ गए जौ, ठीक है ना। अब थोड़ी जो और फसलें हैं बाकी उनको मैं नीचे लिखने की कोशिश करता हूं। इसके अलावा आती है धान, इसके अलावा हो गया मक्का, ज्वार और बाजरा, ज्वार और बाजरा। एक बात यदि मैं कॉमन कहना चाहूँ यहाँ पर तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो इनमें जो दोनों 6 की जो फसल है, ये तो कौन सी होगी बच्चों? रब्बी की फसलें। ये तो कौन सी होगी? दोनों रब्बी की फसलें, ठीक है ना। और ये कौन सी होगी? खरीफ की फसलें। ये कौन सी हो गई? खरीफ की फसलें। देखिए जो गेहूं है और जौ है वो कौन सी फसलें हैं? रब्बी की फसलें हो गई। और जो खरीफ की फसलें हैं उनमें है धान हो गया, मक्का, ज्वार और बाजरा। अब रब्बी की फसलें और खरीफ की फसलें, इतनी चीज हमें यदि पता चल गई तो आधा काम जो है अपना यहां पर कवर हो जाएगा। कैसे? वो देखिए यदि रब्बी की फसलें, तो आपने देखा होगा रब्बी की फसलों में जो तापमान है वो क्या होता है? कम। तापमान भी कम होता है और वर्षा भी क्या होती है? कम। तो यहां पर मैं तापमान की बात करना चाहूं तो तापमान इनमें होता है मेनली 15 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान कितना होता है बच्चों? 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस। अब मैं खरीफ की फसलों की बात करना चाहूँ यहाँ पर टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर कितना होता है इनमें? 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा बच्चों? 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री यहाँ पर क्या होगा? तापमान।
यहाँ पर वर्षा क्या होती है, वर्षा यहाँ पर कम होती है, और यहाँ पर वर्षा क्या होती है बच्चों, यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है। दोनों को जस्ट अपोजिट है दोनों में। यहाँ पर तापमान अधिक है तो वर्षा, सॉरी, तापमान कम है तो वर्षा भी क्या है, कम, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, तापमान ज्यादा है तो वर्षा भी क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब जो खरीफ वाली फसलें हैं, खरीफ वाली फसलों में मेनली क्या होता है कि इनकी जो बुआई का समय है, क्या है बच्चों, बुआई का जो समय है, सोविंग टाइम, जो बुआई का समय है वो कौन सा है बच्चों, खरीफ की फसलों में जून, 15 जून से 15 जुलाई के मध्य। कब है बच्चों, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में, ये क्या होगा इसका सोविंग टाइम, बुआई का समय, ठीक है ना। यहां पर अपन बात करें इन फसलों में तो इनमें होता है अक्टूबर से नवंबर। क्या होगा बच्चों, यहां पर अक्टूबर से नवंबर के बीच में यहाँ क्या रहेगा, बुआई का समय, कोई दिक्कत, ठीक है। ये चीज हमने देख ली। अब इन सभी में यदि एक चीज और कॉमन देखना चाहें, मृदा, कौन सी होगी बच्चों, मृदा। मृदा से पहले एक शब्द यहां पर मैं लेना चाहूंगा, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट। इन सभी फसलों में क्या उपस्थित होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या उपस्थित होता है यहां पर, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। खाद्यान्न जो फसलें हैं उन सभी में क्या उपस्थित होता है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा की मैं बात करूं तो यहां पर कहना चाहूंगा धान के बारे में, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, धान में होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, फिर मैं यहां पर कहना चाहूं इसमें कि जो खाद्यान्न फसलें हैं, कौन सी फसलें बच्चों, खाद्यान्न जो फसलें हैं इनमें होता क्या मेनली, वो देखिए, कार्बोहाइड्रेट की हमने बात कर ली। अब रबी की फसलें और खरीफ की फसल ये भी हमें पता चल गया। अब मैं बात करूं कि जो खरीफ की फसलें हैं वो क्या होती है, ये होती है बच्चों C3। क्या होती है बच्चों, ये क्या होती है, C3 प्लांट होते हैं। एक बार रफ कर देता हूं मैं इसको, देखिए आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। गेहूं और जौ है, ये कैसा है, C3 प्लांट। कैसा है बच्चों, C3 प्लांट है। C3 प्लांट है तो कैसा हो गया, स्वपरागित। कैसा हो गया बच्चों, स्वपरागित, कोई दिक्कत। जो रब्बी की फसलें हैं, यहां पर मैं रब्बी की फसलों की बात करूं तो दलहनी में कुछ है, तिलहनी में भी आती है यहां पर, ठीक है ना। तो वो सभी कैसे होंगे, C3 प्लांट होगा और कैसा होगा, स्वपरागित। इनमें जो परागण की जो क्रिया है वो अपने आप ही होती है, ऑटोमेटिक, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसमें कहना चाहूं कि जो खरीफ वाली फसलें ये कौन सी है, C4 और पर परागित। कैसी हो गई बच्चों, पर परागित, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी रबी की फसल कैसी होती है, C3 प्लांट होता है, स्वपरागित होगी। फिर यहां पर नोट कर सकते हो कि जो खरीफ वाली फसलें है वो प्लांट कैसा होता है, C4, कार्बन चक्र कौन सा होगा, 4। और यहां पर ये कौन सी होगी, पर परागित। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद कौन सा है बच्चों, धान। अपवाद कौन सा हो गया यहां पर बच्चों, धान। तो धान है फसल, तो ऋतु तो कौन सी होगी, खरीफ की, लेकिन प्लांट कैसा है, ये C3 और कैसा हो गया, स्वपरागित। और यही एग्जाम में पूछा जाता है कि खरीफ की फसल में C3 प्लांट कौन सा है, या डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि धान कौन सा पौधा है, C3 है, C4 है, या CAM, काम जिसको अपन कहते हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो कौन सा होगा बच्चों यहाँ पर, अपवाद, C3 प्लांट है, स्वपरागित, कौन सा होगा, धान, लेकिन है कैसा, खरीफ की, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने मैन जो पॉइंट्स थे उनकी मैंने बात कर ली, गेहूं की और धान की, ठीक है ना। या मैं कहना चाहूं कि रबी की फसलें होगी और इसमें होगी खरीफ की फसलें, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं यहां पर कहना चाहूं कि इन सभी फसलों का जो कुल है वो क्या है बच्चों, कौन सी फसलें, खाद्यान्न फसलें। इन जो 6 जो क्रॉप्स है इन सभी का कुल सेम है, क्या है बच्चों, ग्रेमिनी। क्या हो गया, ग्रेमिनी। ग्रेमिनी का दूसरा नाम क्या हो गया बच्चों, पोएसी। क्या हो गया, पोएसी। तीसरा नाम क्या है, घासकुल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों नाम आपको कवर होनी चाहिए। कुल तीनों का सेम है, ग्रेमिनी है, पोएसी है और क्या है बच्चों, घासकुल। सभी फसलों का कुल क्या है यहां पर, समान। अब देखिए इनका जो उत्पत्ति स्थान है वो भी लगभग सेम है। एक बार कवर कर लेते हैं इनका उत्पत्ति स्थान भी, ठीक है ना। देखिए उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन पैलेस। एक तो इसमें है मक्का, जो मक्का है, मक्का, मैसे मक्का और मैसे मैक्सिको। क्या हो गया बच्चों, मैसे मक्का और मैसे मैक्सिको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके अलावा जो बाजरा है,
बाजरे का उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों? अफ्रीका। बाजरे का क्या हो गया यहाँ पर? अफ्रीका, ठीक है ना। इसके अलावा जो बाकी शेष फसलें हैं उन सभी का कुल क्या है? एशिया। अपन कहना चाहिए दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है। ये हमने बात की मोटी मोटी खाद्यान्न फसलों के बारे में, ठीक है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट अपनी क्रॉप्स आएंगी वो है इसमें मेनली दलहनी। दूसरी कौन सी है? दलहनी, ठीक है ना। देखिए दलहनी, दलहनी को अपन दलहन वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दलहन वर्ग, या अपन इंग्लिश में कहना चाहें इसको तो पल्स क्रॉप। क्या हो गई बच्चों यहाँ पर? पल्स क्रॉप्स, ठीक है ना। देखिए अब सबसे पहले तो डायरेक्ट एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है, जेट हो, आईसीआर हो, बीएचयू या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजरी क्यों ना हो, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से दलहन वर्ग की फसल है या इन सभी का कुल क्या है, वो अभी अपन यहां पर कवर करेंगे। तो देखिए पहले तो अपन फसलों को कवर करते हैं कि जो दलहनी फसलें हैं वो कौन कौन सी है। तो देखिए बच्चों फसलों को एक बार कवर करते हैं, फसलें कौन कौन सी है। तो यहां पर है बच्चों, यहां पर है मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, चमला, और चमले को अपन लोबिया भी कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। क्या कहते हैं? चमले को अपन क्या कहते हैं? लोबिया। इसके अलावा एक फसल और है मेनली यहां पर चना, चना। इसके अलावा मसूर भी आती है, लेकिन अपन 12th के बेसिस पर यहां पर कवर कर रहे हैं इसको। तो चना, ये कौन सी फसलें होगी? सभी फसलें कौन सी होगी? दलहनी या फिर पल्स क्रॉप। अब मैं यहां पर बात करना चाहूँ इनकी फैमिली की। किसकी बात करना चाहूंगा यहां पर मैं? फैमिली की। तो देखिए सभी का जो परिवार है ये सभी एक ही परिवार है। इन सभी का परिवार क्या है बच्चों? एक ही परिवार से इनका जन्म हुआ है। तो इनके परिवार का नाम क्या है? सभी को पता होगा, लेग्यूमिनेसी, ठीक है ना। या फिर दूसरा नाम है बच्चों फेबेसी। दूसरा नाम क्या है? फेबेसी। तीसरा नाम भी यहां पर है पेपिलियोनेसी। तीसरा नाम क्या है बच्चों? पेपिलियोनेसी। एक नाम तो पहले हमने डिफाइन कर लिया, दलहन वर्ग, ठीक है ना। सभी का परिवार एक है, लेग्यूमिनेसी। दूसरा नाम है फेबेसी। तीसरा नाम क्या है? पेपिलियोनेसी। तीनों नाम आपको कवर होनी चाहिए। अब मेनली एक शब्द यहां पर आता है प्रोटीन्स, कि दलहनी फसलों से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। जैसे अभी हमने बात की खाद्यान्न फसलें थी, उनसे हमें प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट, जिनसे हमें बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी, ठीक है ना। ऐसे ही जो दलहन वर्ग है उनमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स। प्रोटीन से क्या होता है? कि अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या होती है? इनसे बढ़ती है, ठीक है ना। तो देखिए इनमें क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? प्रोटीन। इनमें क्या प्रेजेंट होती है? प्रोटीन। किन में? सभी फसलों में। यहां पर मैं प्रोटीन्स की बात करना चाहूंगा कि किस फसल में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो देखिए बच्चों यहां पर मैं अपन बात कर लेते हैं कौन सी फसल में कौन सी या कितनी मात्रा में प्रेजेंट होती है क्या? प्रोटीन, ठीक है। एक बार मैं इनको रफ कर देता हूं। देखिए अब अपन बात करेंगे एक एक फसलों की अलग से। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहां पर उड़द। उड़द में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 24 होती है। कितनी होती है बच्चों? मोस्ट इंपोर्टेंट है 24। फिर आ जाइए मूंग। मूंग और एक फसल को मैं यहां पर साथ में लेना चाहूंगा चौला। मूंग और चौला में जो प्रोटीन होती है ना बच्चों वो 23% होती है। कितनी होती है? 23%। अब आ जाइए नेक्स्ट अपन यहां पर बात कर लेते हैं चना। चने में कितनी होती है? 21%। चने में कितनी प्रोटीन होती है? 21%, ठीक है। अब आ जाइए फिर मैं बात करना चाहूंगा यहां पर अरहर। अरहर में होती है मेनली 20 से 21%, 20 to 21%, ओके। अब देखिए लास्ट होगा अपना मोठ। तो देखिए बच्चों मोठ, मोठ है ठे से 18, ठे से क्या हो गया? 18, और 18 से लेकर इसमें होती है मेनली 21% तक ले सकते हैं। काफी बुक में लिखा हो तो 21, काफी में आपको 20 भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मोठ है 18 से स्टार्ट होता है, ये 21 या फिर आपको 20 मिल जाएगा।
ये अपनी फसलें हो गई जिनमें प्रोटीन्स की मात्रा होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन्स वाली जो फसलें, जो लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें, उनमें से प्रोटीन कितनी % होती है, ठीक है ना। अब देखिए, मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगा कि इन सभी फसलों में क्या उपस्थित होता है, एक जीवाणु। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, जीवाणु। उस जीवाणु का नाम क्या है, राइजोबैक्टीरिया, राइजोबियम कहना चाहूंगा मैं, राइजोबियम। क्या नाम है बच्चों, राइजोबियम। ये राइजोबियम कहां पर उपस्थित होता है, ये उपस्थित होता है लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसल हैं उनकी जड़ों में। कहां पर होता है, उनकी जड़ों में। काम क्या करता है, काम करता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का। किसका काम करता है बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, या मैं कहना चाहूं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। किसका होगा बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा हमें यह होता है कि जो हमारी भूमि है, जो मृदा है, जहां अपन फसल करते हैं, खेती करते हैं, वो मृदा उपजाऊ हो जाती है, ठीक है ना। जैसे बालू मिट्टी होती है, बालू मिट्टी में अपन खेती नहीं कर सकते, लेकिन यदि अच्छी मृदा है तो वहां पर अपन फसल चक्र के रूप में, क्रॉप रोटेशन के रूप में कौन सी फसलें सम्मिलित करते हैं, दलहनी फसलें यहां अपन क्या करते हैं बच्चों, सम्मिलित, ठीक है। ये हमने बात की मोस्ट इंपोर्टेंट दलहनी फसलों के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर तिलहनी फसलों के बारे में। अब कौन सी फसल है बच्चों, तिलहनी। इनको कहते हैं अपन ऑयल क्रॉप्स। तीसरी फसल कौन सी हो गई, ऑयल क्रॉप्स। अब देखिए, अब मैं यहां पर फसलों के नाम बताना चाहूंगा आपको कि जो तिलहनी फसलें, पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि जो तिलहनी फसलें है ना, इनसे हमें तेल प्राप्त होता है। क्वेश्चन में आंसर है ऑयल, ऑयल का मतलब तेल, मतलब तिलहनी फसलों से क्या प्राप्त होगा, तेल, ठीक है। अब आ जाइए बात कर लेते हैं कि तिलहनी फसलें कौन कौन सी। तो देखिए, एक तो होगी तिल, जिसको अपन क्या कहते हैं, तिलहनी फसलों की रानी। रानी कौन है, तिलहन। कौन सी है, तिल। इसके अलावा बात कर ले अपन सूरजमुखी। दूसरी कौन सी होगी बच्चों, सूरजमुखी, ठीक। थर्ड आ जाइए यहां पर कुसुम, ओके। इसके अलावा आती है अलसी, ओके। फिफ्थ आ जाइए तारामीरा, फिर आ जाइए सरसों, और लास्ट है बच्चों सोयाबीन। लास्ट कौन सी है, सोयाबीन, ठीक है ना। तो नाम हमें पहले पता होना चाहिए कि तिलहनी फसलें कौन कौन सी है। तिल, सूरजमुखी, कुसुम, अलसी, तारामीरा, सरसों और सोयाबीन। अब देखिए कि जो सूरजमुखी है, आपने देखा होगा, देखो सूरजमुखी, इसका जो मुख है वो किस साइड और होता है, हमेशा सूरज की तरफ। यदि सूरज ईस्ट में है तो इसका मुंह किस साइड होगा, ईस्ट में होगा। यदि वेस्ट में है तो इसका जो माउथ है उसका साइड वो किस साइड होगा, वेस्ट में, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि इसमें एक ऑक्सिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है बच्चों, ऑक्सिन हार्मोन। इस ऑक्सिन हार्मोन के कारण इसका जो मुंह है वो किस साइड होता है, सूरज की ओर होता है, ठीक है ना। आपने सिंचाई में भी पढ़ा होगा कि सूरजमुखी किसका काम करता है, इंडिकेटर का काम करता है, या मैं कहना चाहूं सूचक पौधा, सूचक पौधा। और इसको अपन कहते हैं इंग्लिश में इंडिकेटर। क्या कहते हैं बच्चों, इंडिकेटर, ठीक है ना। सूचक पौधा, इसमें एक और होता है मक्का। सूचक पौधे दो होते हैं बच्चों, एक मक्का होता है और एक होता है सूरजमुखी। यहां पर सूचक का मतलब होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर जैसे अपने टू व्हीलर जो बाइक होती है, फोर व्हीलर होती है, उनमें दोनों साइडों में क्या उपस्थित होता है, इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम ये होता है कि जैसे मान लीजिए अपन राइट साइड में जाना चाहते हैं तो इंडिकेटर कौन सा ऑन करेंगे, राइट में। इसका अर्थ ये हुआ कि अपने पीछे जो गाड़ी आ रही है उससे पता चल जाएगा कि जो आगे वाली गाड़ी है वो राइट में जाएगी या फिर लेफ्ट में जाएगी। इससे फसल का कनेक्शन क्या हुआ, फसल का कनेक्शन ये हुआ कि मान लीजिए ये अपने पास खेत है, ये अपने पास क्या है, खेत, और इस खेत में लगाई मैंने फसल, इस खेत में लगा दी मैंने फसल लगा दी, ठीक है ना। देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब सूरजमुखी का जो पौधा है वो रब्बी का पौधा है। कौन सा, वैसे सूरजमुखी को अपन तीनों सीजन में लगाते हैं, लेकिन मेनली कौन सा प्लांट है, रब्बी सीजन का प्लांट है, ठीक है ना।
अब यहां पर मान लीजिए ये फसल मैंने किसकी लगा दी, गेहूं की। अब गेहूं का पौधा भी कैसा है, रबी की सीजन का है। साथ में इंडिकेटर के रूप में मैंने यहां पर पौधा लगा दिया, रेड कर देता हूं मैं इसको, कुछ पौधे लगा दिए मैंने, ठीक है ना, कुछ पौधे लगा दिए। और ये पौधे जो रेड कलर का है वो कौन सा है बच्चों, सूरजमुखी का प्लांट है। कौन सा प्लांट है बच्चों, सूरजमुखी का प्लांट है। अब काम क्या करेगा कि गेहूं को यदि सिंचाई की आवश्यकता है, जैसे अपने क्रांतिक अवस्था होती है इसकी मोस्टली सीआरआई स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन, ठीक है ना, सीर से जड़ जमाव। तो यदि गेहूं को पानी की आवश्यकता है कि, तो ये क्या करेगा सूरजमुखी, 3 दिन पहले या 2 से 3 दिन पहले क्या करेगा, पत्तियों को सुखा देगा। तो हमें एहसास हो जाएगा कि सूरजमुखी को तो सिंचाई की जरूरत है ही, लेकिन साथ में जो हमने गेहूं की जो फसल लगाई उसमें 2 से 3 दिन के बाद हमें सिंचाई करना बेहद जरूरी है। तो इसने आदेश दे दिया या फिर इंडिकेटर का काम कर दिया, सूचक का काम कर दिया कि जो आपने मेन फसल लगा रखी है गेहूं की, उसमें पानी की आवश्यकता होगी 2 दिन के बाद, ठीक है ना। तो ऐसे काम क्या कर दिया इसने, सूचक का यहां पर काम कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए सूरजमुखी हो गया, तिल हो गया। अब मेनली अपन बात करें, एक बार दोबारा से नोट कर देता हूं मैं इनको, तिल, सूरजमुखी, इसके अलावा कुसुम, अलसी, सोयाबीन, सरसों और एक है तारा मीरा। तारा मीरा, तारा की मीरा, किसकी मीरा, तारा की। देखिए सूरजमुखी की हमने यहां पर बात कर ली। अब मैं बात करना चाहूंगा यहां पर कुसुम, अलसी, ठीक है ना। अलसी क्या जो, अलसी एकमात्र, ध्यान से सुनिएगा, अलसी एकमात्र ऐसी फसल है जो तिलहनी भी है और रेशेदार भी है। कैसी, तिलहनी और रेशेदार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे रेशा भी प्राप्त होता है और बीजों से क्या प्राप्त होता है, तेल। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा यहां पर सोयाबीन। सोयाबीन, बीन कहां का है, चीन, तो इसका उत्पत्ति स्थान कहां है, चीन, ठीक है ना। एक चीज कवर होगी। दूसरी बात, सोयाबीन कैसी है, एकमात्र। फिर मैं एक शब्द यहां पर कहना चाहूंगा, एकमात्र। एकमात्र क्या, कि सोयाबीन एकमात्र तिलहनी फसल है और दलहनी फसल भी है, ठीक है। दलहनी फसल भी है और तिलहनी फसल भी है। यहां से डायरेक्ट काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि सोयाबीन में दाल, या फिर कहना चाहूं कि दलहनी में क्या उपस्थित होगी, प्रोटीन। दलहनी में क्या प्रेजेंस होगी, प्रोटीन। प्रोटीन कितनी होती है, 20%। और ऑयल, सॉरी, इसमें यहां पर जो प्रोटीन है वो कितनी होती है, यहां पर 40%, ठीक है ना। और जिसमें तेल की मात्रा है वो कितनी होती है, 20%। तेल की मात्रा कितनी होती है, 20%, ठीक है ना। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आराम से, तेल की मात्रा तो कितनी होगी, 20%, और प्रोटीन की मात्रा होगी 40%। आधी, प्रोटीन से आधी होगी तेल की मात्रा, तो रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। प्रोटीन 40 होती है जो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में होती है, सोयाबीन में होती है। तेल की मात्रा जस्ट हाफ होगी, 20%। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि एकमात्र। अब देखो यहां पर 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि वह कौन सी फसल है, उस फसल का नाम बताइए जो तिलहनी है और दलहनी भी है, सोयाबीन, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन यहां पर बनता है कि सोयाबीन में तिलहन या फिर तेल और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। काफी बार एग्जाम में पहले प्रोटीन दे देता है और उसके बाद में तेल की मात्रा। तो ऑप्शन में चेंज क्या करेगा, यहां पर प्रोटीन आपको 20 दे देगा और तेल की मात्रा 40% दे देगा। तो बस इसका थोड़ा ये ध्यान रखना कि 20% तो इसमें तेल की मात्रा होती है और जो प्रोटीन है वो कितनी होती है, 40%, ठीक है। अब देखिए ये हमने बात कर ली इन दोनों की। अब आराम से देखिए, इसके अलावा हो गए सरसों। सरसों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सरसों में तेल की मात्रा कितनी होती है। तो 33%, काफी बुक्स में आपको 33 to 35% मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्ट अपन बात करें तो 33% होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक मैं कॉमन बात कहना चाहूं इसमें, कि इसमें कौन सी रबी की फसल है और कौन सी खरीफ की फसल है। तो देखिए
इसमें देखिए जो सभी फसलें, तारामीरा हो गया ये रबी की है, सरसों रबी की है, सोयाबीन है वो मोस्टली किस में आती है, खरीफ में। किस में आती है, खरीफ में। ये दोनों किस में आ गई, रबी की फसल में। किस में आ गई, रबी की फसल में। ये दोनों किस में है, रबी, ठीक है ना। मोस्टली ये रबी में आता है, लेकिन इसको तीनों सीजन में अपन क्या लेते हैं, यूज। ये किस में आती है, खरीफ में। रानी कौन है यहाँ पर, तिल, ठीक है ना। तो तेल की हमने बात कर ली, सीजन की हमने बात कर ली। सीजन से देखो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन, या मैं कहना चाहूँ कि यदि सीजन का यदि हमें पता है तो यहाँ पर तापमान और इसके अलावा वर्षा यहाँ पर क्लियर हो जाती है। मृदा की मैं बात करूँ तो इससे पहले जैसे अभी मैंने बात की थी दलहनी फसलों की, तो दलहनी फसलों में जो सोइल है, मृदा, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। इसके जनक कौन है, वीवी डोकुचेव। तो दलहनी फसलों और तिलहनी फसलें दोनों में जो मिट्टी है वो सेम है। कौन सी, अच्छे जल निकास वाली, अच्छे जल निकास वाली। कौन सी बच्चों, बलुई दोमट मृदा, बलुई दोमट मृदा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। पीएच मान की यहां पर मैं बात करूं तो वो जो एक चीज कॉमन है, जहां पर शब्द दोमट आ जाए पीएच मान फिक्स होगा 6.5 से 7.5। कितना होगा बच्चों, 6.5 से 7.5। ये लो 6.5 से 7.5 क्या होगा यहाँ पर पीएच मान। अब इससे सबसे पहले हमने बात की थी खाद्यान्न फसलों की। खाद्यान्न फसलों में एक फसल को छोड़कर, कौन सी, धान। धान में अपन ये नहीं कह सकते जल निकास। इसके अलावा धान को छोड़ दो, 5 जो क्रॉप्स है, 5 क्रॉप्स, उनमें सभी में ये सेम होगा, कॉमन होगा, ठीक है। धान में क्या होगा फिर, धान में होगा अच्छे जल धारण वाली। क्या होगा बच्चों, अच्छे जल धारण वाली, मतलब जल को धारण करने की क्षमता ही क्या है, जल धारण, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब जल धारण में क्या होता है कि वहां पर जो मृदा है वो कैसी हो जाएगी, अम्लीय। कैसी हो जाएगी, अम्लीय, ठीक है ना। अम्लीय है तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि वहां का जो पीएच है वो 7 से क्या हो जाएगा बच्चों, कम। पीएच के बारे में तो आपको पता ही होगा। पीएच के बारे में अलग से मैंने सोइल की जो स्टडी है, सोइल की जो कंप्लीट सेशन है वो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, इसी पे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सोइल अलग से पढ़ सकते हो, और पीएच का लेक्चर भी अलग से मैंने डिफाइन कर रखा है, आराम से देख सकते हो। देखिए एक फसल को छोड़कर, कौन सी, धान को, धान में क्या होता है, मृदा जल धारण वाली, ठीक है। क्योंकि इसमें जल धारण क्यों है, क्योंकि रेगुलर इसमें 4 से 5 सेंटीमीटर जो पानी है वो हमेशा भरा रहना चाहिए, नर्सरी जब लगाते हैं, ठीक है ना। और जब फसल की कटाई होती है तो लगभग 2 सप्ताह पहले इसमें क्या करते हैं, तो पानी को निकाल देते हैं। वो फिर अपन 1 to 1 इसमें अपन स्टडी करेंगे। तो ये हमने बात की तिलहनी फसलों के बारे में। अब जो स्टडी करेंगे वो होगा हमारा, दलहनी की बात कर ली, तिलहनी की बात कर ली, खाद्यान्न की बात कर ली। अब आ जाइए नेक्स्ट है फॉर हरे चारे वाली। कौन सी है बच्चों, हरे चारे वाली, जिसको अपन कहते हैं ग्रीन फॉडर। क्या कहते हैं बच्चों, ग्रीन फॉडर, हरे चारे वाली फसलें। 12th के बेसिस पर ये हमारे 2 ही फसलें हैं। कौन कौन सी, देखिए मैं नोट कर देता हूं एक बार इनको। फर्स्ट है बच्चों यहां पर रिंस का, और सेकंड है बच्चों बरसिम। सेकंड कौन सी है यहां पर, बरसिम। यहां पर ऐसा नहीं है कि 12th के बेसिस पर आप स्टडी करो, ये मैंने पहले भी बताई जब स्टार्ट किया था लेक्चर को, कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप कर लेता है कि हरे चारे वाली फसल है, निम्न में से जनरल एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट उठ के आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, यहां से पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि निम्न में से हरे चारे वाली फसल है। इसके अलावा और भी काफी सारी फसलें, जैसे लोबिया हो गया, गवार हो गया, ठीक है ना, वो भी कैसी फसलें हैं, हरे चारे वाली। लेकिन 12th में अपने ये 2 ही फसलें हैं, रिंस्का और बरसिम। देखो मैं यहां पर बात करना चाहूं जो रिंस्का और बरसिम है, रिंस्का तो क्या है यहां पर, रानी, हरे चारे वाली फसलों की रानी है। और ये क्या है बच्चों, राजा। राजा को अपन सम्राट भी कहते हैं, राजा को क्या कहते हैं बच्चों, सम्राट। जो अभी हमने तिलहनी फसलों की बात की, तिलहनी फसलों में अपना एक शायद पॉइंट रह गया, कुल। तिलहनी फसलों का जो कुल है बच्चों वो क्या है, फेवेसी, सॉरी फेवेसी नहीं, सरसों वर्ग जो आता अपना क्रूसीफेरी। क्या आता है बच्चों, क्रूसीफेरी, ठीक है ना।
क्रूसिफेरी कुल है। अब देखिए अपन यहां पर कवर करना चाहिए इसको। देखिए बरसिम, बरसिम तो क्या हो गया राजा, राजा को अपन क्या कहते हैं सम्राट, और यहां पर होती है रानी कौन रिंजिका। तो एग्जाम में अपने को यहां पर तो याद रहता है, जब अपन स्टडी करते हैं तब अपने को लगता है कि अपने कवर है, लेकिन होता क्या है जब एग्जाम देने बैठते हैं तो वहां पर अपने को कंफ्यूजन हो जाता है कि रानी कौन सी है राजा कौन सा है। जनरल एग्रीकल्चर पूछ लेते हैं। तो देखो दिखने में बड़ा कौन सा दिख रहा है, राजा या फिर रानी। मुझे बड़ा इसमें दिख रहा है बरसिम। बड़ा कौन सा दिख रहा है बरसिम, छोटा कौन सा दिख रहा है रिंजिका। देखो 1 2 3 4, इसके पास 4 है, इसके पास 3 है। तो बड़ा है तो क्या होगा राजा, छोटी है तो क्या होगी रानी। कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन अपना यहां पर कवर होता है। इसके अलावा मैं बात करूं यहां पर कि इन दोनों की जो फैमिली है, क्या बच्चों, इन दोनों की जो फैमिली है वो समान है, दोनों एक ही परिवार की है, एक ही परिवार में दोनों पैदा हुई थी, और उस परिवार का नाम है लेग्यूमिनेसी। जो दलहनी वर्ग में हमने स्टडी की है लेग्यूमिनेसी, दूसरा नाम है फेबेसी, और तीसरा नाम आपको पता ही होगा पेपिलियोनेसी। क्या है बच्चों, पेपिलियोनेसी। ठीक है, दोनों का कुल क्या है लेग्यूमिनेसी, फेबेसी या फिर पेपिलियोनेसी। अब देखिए बच्चों यहां पर होता क्या है कि एक चीज मैं आपको कहना चाहूं, कौन सी, कि चलो ठीक है मैं नीचे नोट कर देता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं आराम से देखिएगा। देखिए कि रिंजिका दोनों में ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सी इंपोर्टेंट है कि रिंजिका और बरसिम में जो वीड है खरपतवार वो कौन सा होता है। तो देखिए बच्चों रिंजिका का जो मुख्य खरपतवार है वो है अमरबेल। कौन सा है अमरबेल, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अमरबेल को अपन कहते हैं कस्कुटा रिफ्लेक्सा। अमरबेल के ना पत्ती होती है, ना जड़ होती है, ना शाखा होती है, एक बेल के रूप में होती है जो अमर होती है, तभी उसको क्या कह दिया अमर बेल। ठीक है साहब। बरसिम आ जाओ, बरसिम का जो मुख्य खरपतवार है वो है कासनी। कासनी का बोटनिकल नेम है चिकोरियम इंटाइवस। बोटनिकल नेम क्या है बच्चों, चिकोरियम इंटाइवस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। इनके बारे में अपन 1 बाय 1 डिस्कस यहां पर करने वाले। देखिए हरे चारे की बात कर ली, आई होप कि हरे चारा भी आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर नकदी फसलें। फिफ्थ हमारा क्या होगा नकदी फसलें। नकदी को बच्चों अपन क्या कहते हैं रोकड़। रोकड़ को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं कैश क्रॉप। कैश क्रॉप। सबसे पहले तो हमें यह पता होनी चाहिए कि रोकड़ फसलें होती क्या है। देखो तीनों नाम आपको पता होने चाहिए, और ये पता भी आपको। नकद का मतलब नकद, रोकड़ का मतलब पैसा। पैसा कैसा होना चाहिए, हमारे पास कैश आना चाहिए कि किसी सामान को हमने सेल किया मार्केट में और तुरंत हमारे पास क्या आया पैसा। वही चीज क्या है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप फसलें कौन कौन सी है मेनली वो देख लीजिए यहां पर। फर्स्ट है गन्ना, सेकंड है आलू, थर्ड है ग्वार, एंड 4 है कपास। ठीक है, ये चारों क्या है रोकड़ फसलें हैं, नकदी फसल हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से नकदी फसल है। ठीक है, या फिर पूछ लेगा कपास कैसी फसल है, कोई डाउट। ठीक है साहब। अब देखो जो आलू वाला क्वेश्चन था ये आपके 2020 में पूछ लिया, कोई दिक्कत, आलू का पूछ लिया। अब देखो नकदी फसलों में आपको मैं एक अंदर वाली बात बता दूं कि नकदी फसलों में जो बीजोपचार होता है ना, बीजोपचार, बीजोपचार वाला क्वेश्चन आपके 2 नंबर का पुटअप करता है। कितने नंबर का करता है 2 नंबर का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हो सकता है आलू का पूछ ले, गवार का पूछ ले, गवार इसके अलावा गन्ना का पूछ ले और कपास का पूछ ले। ठीक है ना, इनको अपन 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सभी यहां पर कुल की बात करना चाहूं तो गैसे गन्ना और गैसे ग्रेमिनी, गैसे गन्ना और गैसे ग्रेमिनी। काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है। तो गैसे गन्ना और गैसे क्या हो गया ग्रेमिनी, कोई डाउट। ठीक है साहब, गैसे गन्ना हो गया और गैसे क्या हो गया ग्रेमिनी, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पर मैं आलू की बात करूं तो आलू का कुल क्या है यहां पर 16 नेसी। आलू का कुल क्या है बच्चों 16 नेसी। ठीक है ना, ओके कोई दिक्कत नहीं। ग्वार का कुल की बात करूं यहां पर तो ग्वार भी कौन सा है लेग्यूमिनेसी है, फेबेसी है, कौन सा है फेबेसी। ठीक है ना, और जो कपास है वो मालवेसी है। कपास कौन सी है बच्चों मालवेसी। ठीक है ना,
इनमें कुछ रबी है, कुछ फसलें खरीफ की है, ये हमने बात की। लास्ट अपना यहां पर रहेगा पॉइंट, तो वो रहेगा पॉइंट अपना 6, जो भी है नंबर, मसाले वाली स्पाइसीज क्रॉप्स। 4 फसलें हैं, जीरा, ठीक है, मेथी, धनिया, सौंफ। मेथी को छोड़ दो, मेथी को छोड़ दो, मेथी का कुल है लेग्यूमिनेसी, वही कुल लेग्यूमिनेसी, फेबेसी या फिर पेपिलियोनेसी। बाकी तीनों का कुल क्या है बच्चों, यहां पर तीनों का कुल, इसका, इसका और इसका सेम है, ठीक है ना। तीनों का कुल क्या होगा यहां पर, सेम। ये लो, ठीक है। या मैं कहना चाहूं यहां पर जो जीरा है, मेथी है, धनिया और जो सौंफ है, यहां पर जो मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना बच्चों, वो पूछा जाता है, देखो काफी बार जीरे में आपको वैरायटी पूछ लेता है RZ, ठीक है। जेड से क्या हो जाता है यहां पर, जीरा। धनिया की बात करूं, धनिया का बोटनिकल नेम है कोरिएंड्रम सटाइवा, तो इसमें वैरायटी निकलती है RCR। क्या निकलती है बच्चों, RCR। फिर मैं सौंफ की बात करना चाहूं तो फेनिकुलम वल्गैर, तो यहां पर बनता है RF। एफ से क्या बन गया, फेनिकुलम वल्गैर, ठीक है। फिर देखिए मेथी, मेथी की वैरायटी आती है RMT, RMT मेथी। MT से क्या बन गया बच्चों, मेथी। बाकी जो इनका कुल है, उत्पत्ति स्थान है, बोटनिकल नेम क्या है, कौन कौन सी वैरायटी है, क्या क्या बीज दर है, उन सभी के बारे में अपन 1 बाय 1 यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमने सिलेबस, या फिर मैं कहना चाहूँ कि बेसिक के बारे में अपने स्टडी कर ली कि कौन कौन सी फसलें हैं, किनका कुल क्या है, कहाँ पर पाई जाती है, क्या प्रेजेंस होती है, किन में क्या प्रेजेंस होती है, ठीक है ना। इन सभी के बारे में अपने डिस्कस कर लिया। अब अपन 1 बाय 1 स्टडी करेंगे धान के बारे में, फिर जो खाद्यान्न आती है, फिर तिलहन आती है, फिर दलहन आती है, ठीक है ना। उन सभी के बारे में यहाँ पर अपन कवर करने वाले, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।